स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम सुमंतता है और मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाने आया हूँ। हिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास, फिर आधुनिक भारत इतिहास को देखेंगे। रेलवे ग्रुप डी बहुत आसान है और आप यहाँ जो क्लास चलेगी इसको नियमित रूप से करते रहेंगे। बिल्कुल आपकी ये क्लास, ये एग्ज़ाम को निकालने के लिए पर्याप्त है। तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग यहाँ देखेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, यहाँ से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। बहुत स्टडी फॉर्म में पढ़ना है। आपके एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हीं को पढ़ेंगे, उन्हीं की बात करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक आता है पाषाण काल। नोट करते चलेंगे। इसे स्टोन एज कहा जाता है, स्टोन एज या पाषाण काल। जो दूसरा टॉपिक होता है उसे हम लोग ताम्र पाषाण काल कहते हैं। और इस ताम्र पाषाण काल के अंतर्गत ही हड़प्पा सभ्यता को हम लोग पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। इसे हम लोग अंग्रेजी में कैल्कोलिथिक फेज कहते हैं। कैल्कोलिथिक एज कहते हैं, कैल्कोलिथिक एज कहते हैं। जो ताम्रपाषाण काल के बाद वैदिक काल पढ़ा जाता है। वैदिक काल के बाद आर्यों का काल भी कहा जाता है। आर्यों का काल, आर्या एज भी कहते हैं। वैदिक काल के बाद हम लोग बुद्ध काल को पढ़ते हैं। इसे अंग्रेजी में सेम बुद्धा एज ही कहा जाता है। फिर हम लोग मौर्य काल को पढ़ते हैं। और इसे अंग्रेजी में मौर्य पीरियड ही कहते हैं। फिर मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल को पढ़ा जाता है। मौर्योत्तर काल, जिसे लेटर मौर्य पीरियड कहा जाता है। फिर मौर्योत्तर काल के बाद आपको गुप्त काल, इसे पढ़ना होता है। और इसे गुप्ता एज या गुप्ता पीरियड कहते हैं। और सबसे लास्ट में गुप्तोत्तर काल, जिसे लेटर गुप्ता एज कहते हैं, इसे पढ़ना होता है। लेटर गुप्ता एज, इसे पढ़ना होता है। तो इस तरीके से आप देखिए, आपके पास 8 टॉपिक हो गए। रेलवे ग्रुप डी के लिए प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, वैदिक काल, बुद्ध काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। ये 8 टॉपिक आप जैसे ही पढ़ते हैं आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। अब पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझा दें। आपको सबसे पहले यहाँ पे जो टाइम पीरियड है, जो समय निर्धारण है, इसे देखना चाहिए हिस्ट्री के अंतर्गत। समय निर्धारण, हिस्ट्री में आपको कुछ शब्द, समय से जुड़े हुए शब्द देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा आपको बीसी, इसी तरीके से एडी भी आपको देखने को मिलता है। बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, हिंदी में इसे ईसा पूर्व कहा जाता है। और एडी एनो डोमनी होता है, और एनो डोमनी को हिंदी में ईसवी सन कहा जाता है। तो ये 2 शब्द आपको इतिहास में दिखने वाले हैं, बीसी और एडी। इसको जरा ऐसे समझें, वर्तमान में हम एक समय यात्रा पर हैं और इसमें 2025 में जनवरी महीने में आप इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये 2025 की गिनती किसी जगह से स्टार्ट हुई थी, वो होगा जीरो। तो जीरो से लेकर के 2025 तक की जो अवधि है, जो ये वाला फेज है,
इसे हम लोग एडी कहते हैं, एनो डोमनी कहते हैं सॉरी। और इससे पहले का जो समय था इसे हम लोग, इससे पहले जितनी भी समय होगी इसे हम लोग बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, क्योंकि ये जीरो है, ये ईसा मसीह के जन्म का समय है और यहीं पर ईसा मसीह की जन्म हुई थी, जिसे जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। तो चूंकि जीसस क्राइस्ट के जन्म के साथ इस ग्रेगोरियन कैलेंडर की स्टार्ट हुई थी जिसमें 2025 अभी चल रहा है, इसीलिए हम इससे पहले के समय को बीसी कहते हैं और यहाँ उल्टी गिनती करते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, इस तरीके से हम लोग उल्टी गिनती यहाँ पे करते हैं। जबकि इधर वाली जो होती है इसको सीधी 1, 2, 3, 4 करते हैं। आज 2025 में हम लोग चल रहे हैं। तो जहाँ भी बीसी दिखाई दे इसका अर्थ है ईसा के जन्म के पूर्व का समय और एडी का अर्थ है ईसा के जन्म के बाद का समय। अब चूंकि क्लास स्टार्ट करें इससे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज़ समझना है, वो है मानव का पृथ्वी पर उद्विकास। ये भी चीज़ आपको समझना है, फिर इसके बाद हम लोग हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपने समय देख लिया है, अब समझना है मानव का पृथ्वी पर उद्विकास। मानव का पृथ्वी पर विकास कैसे हुआ है सॉरी तो मानव का पृथ्वी पर उद्विकास को देखते हैं। देखिए, इस मानव का इस पृथ्वी पर अवतार नहीं हुआ है। सबसे पहले समझेंगे, मानव इस पृथ्वी पर अवतरित नहीं हुआ है, इनका अवतार नहीं हुआ है, इनका उद्विकास हुआ है, उद्विकास हुआ है। अब ये विकास भी नहीं है, यहाँ एक शब्द होता है विकास। विकास किसी चीज़ की डेवलपमेंट को बताता है, जबकि यहाँ पे उद्विकास शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसके लिए अंग्रेजी में शब्द होता है इवोल्यूशन। उद्विकास या उत्परिवर्तन जैसे शब्द से क्या तात्पर्य है? देखिए, अगर कोई चीज़ धीरे धीरे एक छोटा है, इससे फिर बड़ा हो जाए, फिर इससे भी बड़ा हो जाए, फिर इससे भी बड़ा हो जाए, तो हम इसको एक विकास के रूप में मानते हैं। लेकिन पृथ्वी पर मानव का विकास नहीं हुआ है, इसका उद्विकास हुआ है। कहने का अर्थ है कि हो सकता है पहले इस व्यक्ति के पास इस तरीके से नमूना रहे, फिर ये हो जाए, फिर आगे चल के इसके पास 3 इस तरीके से हो जाए, फिर आगे चल के इसके पास 4 ऐसी चीज़ें हो जाएं। तो यहाँ देख रहे हैं विकास तो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ जीनिक परिवर्तन होते गए हैं, तो इससे उद्विकास कहा जाता है। तो मानव का इस पृथ्वी पर अवतार नहीं हुआ है, बल्कि एक उद्विकास देखने को मिलता है। इस पृथ्वी पर जो सबसे सजीव वस्तु थी वो थी बीजीए। बहुत आसान है, बहुत स्टडी फॉर्म में पढ़ेंगे, बहुत आसान है। बीजीए को हम लोग कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, या इसे हिंदी में नील हरित शैवाल कहते हैं, नील हरित शैवाल। तो इस नील हरित शैवाल से ही धीरे धीरे उद्विकास के जरिए मानव समेत सभी प्राणियों का विकास हुआ है। तो नील हरित शैवाल से उद्विकास होते गए और उद्विकास से मानव की उत्पत्ति हुई है। इसी उद्विकास से मानव की उत्पत्ति हुई थी, इसी उद्विकास से मानव की उत्पत्ति हुई है। तो हम लोग ब्लू ब्लू ग्रीन एल्गी को काई के रूप में भी जान सकते हैं। जैसे काई होता है, कई बरसात जमती है तो काई होती है, उस काई के रूप में हम नील हरित शैवाल को समझ सकते हैं। और इसी से धीरे धीरे विकास के रूप में मानव का जन्म हुआ है। तो पहला ऐसा कोई भी व्यक्ति या मानव रहा होगा जिसे हम कहे होंगे कि वो मानव है, तो वैसा जो सबसे पहला मानव था उसे हम लोग प्राइमेट के रूप से जानते हैं, प्राइमेट। और प्राइमेट को एक सुपर फैमिली के रूप में हम जानते हैं। ये एक सुपर फैमिली थी, कुल थी, और इस प्राइमेट से 2 प्रकार की फैमिली निकली। इस प्राइमेट से 2 प्रकार की फैमिली निकली। ये एक सुपर फैमिली थी और इससे 2 प्रकार की फैमिली का विकास हुआ, 2 प्रकार के कुल का विकास हुआ। ये पहली जो फैमिली हुई थी इसे ओगिंडे फैमिली कहा जाता है, ओगिंडे। और जो इसकी दूसरी शाखा निकली इसे होमोनिडे कहा जाता है, होमोनिडे। तो इस पोगिंडे और इस होमोनिडे दोनों फैमिली से ही आगे चल के मानव और इससे जुड़ी हुई चीज़ों का विकास हुआ। जैसे पोगिंडे से चिंपैंजी, गोरिल्ला, गोरिल्ला,
चिंपैंजी, गोरिल्ला, ग्रेविटॉन इत्यादि का विकास हुआ है। चिंपैंजी, गोरिल्ला, ग्रेविटॉन इत्यादि का विकास हुआ। और इस होमोनिडे फैमिली से सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव बने। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर होमो हैबिलस, फिर होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, फिर निएंडरथल, और सबसे लास्ट में होमो सेपियंस। 5 मानवों का विकास हुआ। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और होमो सेपियंस, 5 मानवों का विकास हुआ। ये जो होमो सेपियंस है सबसे लास्ट में, ये सबसे आधुनिक था, सबसे आधुनिक मानव था। और जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ये सबसे प्राचीन था। ठीक है, तो सबसे प्राचीन मानव ऑस्ट्रेलोपिथेकस था और सबसे आधुनिक मानव होमो सेपियंस था। ठीक है, बाकी होमो इरेक्टस, इरेक्ट शब्द से ही देख सकते हैं, ये पहली बार इसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। जो रीढ़ की हड्डी सीधी होती है का अर्थ है ये 2 पैरों पर चल सकता था, 2 पैर पर ये चल पाने में सक्षम था। ये 2 पैरों पर चल पाने में सक्षम था। ठीक है, तो इस तरीके से मानव को भी आपको देखना है सॉरी। तो 5 प्रकार के मानव यहाँ पे डेवलप होते हैं। तो जब मानव को आप देख लेते हैं तो इसके बाद आपका जो पहला टॉपिक है यहाँ पे पाषाण काल, आइए इसे देखते हैं। तो आपका सबसे पहला टॉपिक होता है पाषाण काल। तो सबसे पहला टॉपिक है पाषाण काल, या जिसे स्टोन एज भी कहते हैं। इसका नाम स्टोन इसलिए है क्योंकि मानव शुरुआत में सबसे पहले पत्थरों का उपयोग करता है, और जिस अनुसार ये पत्थरों का उपयोग करता है उसी के अनुसार हम इसे स्टोन एज या पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल 5 लाख बीसी से 3000 बीसी तक का कालखंड होता है। 5 लाख बीसी से 3000 बीसी तक का कालखंड होता है। बीसी और एडी के बारे में अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बता ही दिया है। तो बीसी यानी ईसा के जन्म से 5 लाख साल पहले की बात हो रही है। अब चूंकि इतनी लंबी बड़ी टाइम पीरियड होती है, इसीलिए पाषाण काल को हम लोग 3 भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कहते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। माफ कीजिए, सबसे पहले हम लोग कहते हैं इसे पूरा पाषाण काल। पूरा मतलब पुराना, पूरा पाषाण काल। फिर बीच में आता है मध्य पाषाण काल, और सबसे लास्ट में आता है नव पाषाण काल। पूरा यानी सबसे पुराना, मध्य यानी बीच का, नव मतलब सबसे नया। ये जो मध्य पाषाण काल है, इस पूरा और मध्य के बीच का यह एक संक्रमण काल होता है। इस पूरा और नौ के बीच का एक संक्रमण काल होता है, ट्रांजिशनल फेज होता है सॉरी। अब ट्रांजिशन क्यों कहते हैं इसको, संक्रमण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरा और नौ के बीच में होता है, तो इसमें ये भी विशेषताएं हैं और ये भी विशेषताएं, ये संक्रमण काल होता है। हालांकि पशुपालन, पशुपालन, आग की खोज, ये सारे के सारे काम मध्य पाषाण काल में हुए हैं। और नव पाषाण काल खेती होती है, इसमें खेती की शुरुआत होती है, यानी कृषि की शुरुआत इस काल में होती है। और इस काल में जो जीवन होता है यह पूर्णतः प्राकृतिक होता है। इस काल में पूर्णतः प्राकृतिक रूप से मानव जीवन जीता रहता है। नव पाषाण काल में जीवन में अस्थायित्व आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो इस काल के औजार हैं वो औजार बहुत सीधे हैं, बहुत सीधे औजार हैं। इस काल में औजार जो हैं ये थोड़े छोटे होते हैं। इस काल में जो औजार है ये छोटे छोटे होते हैं। और इस काल में सबसे मॉडर्न, सबसे आधुनिक
औजार जो हैं वो मिलते हैं पत्थर के ही, लेकिन सबसे आधुनिक औजार इस काल में मिलते हैं। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण इस तरीके से हम तीनों इसमें बांट देते हैं। जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल, इस पूरा पाषाण काल से संबंधित कुछ फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूरा पाषाण काल, इस पूरा पाषाण काल को भी हम लोग समझने के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहले हम लोग कहते हैं निम्न पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण। जो दूसरा होता है उसे हम लोग कहते हैं मध्य पूरा पाषाण, और जो तीसरा होता है उसे हम लोग कहते हैं उच्च पूरा पाषाण। 3 भागों में हम निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण को भी बांट देते हैं। जैसा कि आपको पता है, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण तीनों में मानव पूर्णतः प्राकृतिक जीवन जी रहा था। फिर भी निम्न पूरा पाषाण काल में सबसे ज्यादा प्राचीन जीवन होगा। तो यहाँ जो औजार होते थे ये कोर वाले औजार होते थे। यहाँ कोर उपकरण बनाए जाते थे। कोर उपकरण कहने का अर्थ है कि ये भारी भरकम पत्थरों के इस प्रकार से औजार यहाँ पे मिलते थे। ये एक औजार है, तो ये एक प्रकार का हैंड एक्स है, हाथ की कुल्हाड़ी है, हैंड एक्स है। इसे हिंदी में हस्त कुठार कहा जाता था, और ये हस्त कुठार इस काल में मिलते थे। ये हस्त कुठार सबसे पहली बार हम लोग को आधुनिक समय में तमिलनाडु में रॉबर्ट ब्रूसफूट को 1863 में मिला था। ठीक है, और ये तमिलनाडु में रॉबर्ट ब्रूसफूट को 1853 में मिला था। और जो जगह है तमिलनाडु का उसका नाम है पल्लवरम। तो तमिलनाडु के पल्लवरम से रॉबर्ट ब्रूसफूट को ये मिला था। जो दूसरा हस्तकुठार है, ये विलियम किंग, जो इन्हीं के मित्र थे रॉबर्ट ब्रूसफूट को, उन्हें अतीर पक्कम से मिला था। अतीर पक्कम से मिला था। ये दोनों फैक्ट एग्जाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। तो निम्न पूरा पाषाण काल की ये विशेषता हो जाएगी। फिर मध्य पूरा पाषाण काल में जो औजार होते हैं ये फलक उपकरण थे। फलक वाले औजार है, फलक का अर्थ होता है ब्लेड वाले औजार है। इस काल में ब्लेड वाले औजार देखने को मिलते हैं। कोर वाले उपकरण यहाँ है भारी भरकम, और ब्लेड वाले औजार है जिसमें धार बनी रहती है। इस तरीके से धार वाले औजार यहाँ पे मिलते हैं, फलक उपकरण। फलक उपकरण यहाँ पे काफ़ी सारे औजार मिलते हैं, और ये औजार भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें से प्रश्न कुछ नहीं बनते हैं क्योंकि फलक उपकरण बहुतायत से मिले हैं और इसको लेकर के कुछ आपको महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं मिलती हैं। हालांकि इस काल में, मध्य पूरा पाषाण काल में, प्रथम मानव का जीवाश्म मिला है, और वो प्रथम मानव का जीवाश्म आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस काल में हथनौरा मानव मिला है। हथनौरा मानव की जीवाश्म मिली है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण। और इसे खोजने वाले व्यक्ति जो हैं वो अरुण सोलंकी है। अरुण सोनकिया कहा जाता है। इन्होंने पहली मानव की जीवाश्म खोजा था, और ये चूंकि नर्मदा नदी घाटी से मिला था इसलिए इसे नर्मदा मानव भी कहा जाता है। तो नर्मदा नदी घाटी से मिला था इसलिए इसे नर्मदा मानव भी कहा जाता है। हथनौरा जगह से मिला इसलिए हथनौरा मानव भी कहा जाता है, और अरुण सोनकिया ने इसे खोजा था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फलक उपकरण यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। फिर उच्च पूरा पाषाण काल में बस औजार थोड़े और बेहतर हो गए हैं। तो यहाँ जो है हड्डी के भी औजार बने हैं, हड्डी, सींग प्लस पत्थर के औजार आपके मिलते हैं। बाकी औजार सेम है, औजार में कोई परिवर्तन नहीं है। और ये मानव चूंकि हड्डी और सींग और पत्थर तीनों के औजार है, इसलिए ये कलाओं का बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इसलिए ये जितने भी कलाएं होते हैं ये कलाओं का बेहतर प्रदर्शन करते हैं, यानी चित्र बनाते हैं ये लोग।
ये लोग चित्र बनाने में बहुत निपुण हो जाते हैं और ऐसे चित्र आपके एक भीमबेटका है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका मध्य प्रदेश में जो गुफा है, उस गुफा में बहुत सारे इस तरीके से चित्र बने गए। तो ये आप देखिए, इस तरीके से आपको पूरा पाषाण काल में निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण काल इस तरीके से देखने को मिलता है। फिर देखिए जरा सा, फिर पूरा पाषाण के बाद आपका होता है मध्य पाषाण। और मध्य पाषाण में हमने कहा जो औजार है वो औजार छोटे छोटे हैं, औजार छोटे छोटे हैं। छोटे छोटे औजार हैं तो फेंक कर मारने वाले औजारों का निर्माण किया गया है। फेंक कर मारने वाले औजार हैं। ठीक है, फेंक कर मारने वाले औजार हैं इसमें। और फेंक कर मारने वाले औजार हैं थोड़े से। तो मध्य पाषाण काल में जो ज़्यादातर हथियार जो मिले हैं वो आपके मध्य गंगा विंध्यन पर्वत क्षेत्र से मिले हैं। विंध्य पर्वत क्षेत्र से मिले हैं। विंध्य पर्वत क्षेत्र से मिले हैं और इन्हें खोज करने वाले जो व्यक्ति हैं वो है सीएल कालाइल महोदय। सीएल कालाइल महोदय ने इस काल के औजारों की खोज की। सीएल कालाइल महोदय ने इस काल के औजारों की खोज की है। बाकी इस काल में पशुपालन की शुरुआत हुई थी। पशुपालन की शुरुआत हुई थी। आपको ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि पशुपालन में सबसे पहले जो पालतू बनाया गया पशु वो था कुत्ता। और इसके पशुपालन के जो साक्ष्य मिलते हैं वो बागोर और आदमगढ़, दो जगह बहुत महत्वपूर्ण है जहाँ से ये पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। बागोर राजस्थान में है और आदमगढ़ आपके एमपी में है। तो ये भी दो फैक्ट आपको विशेष रूप से याद रखना है। कुत्ता को सबसे पहले स्लेज गाड़ियों में प्रयोग किया जाता था। स्लेज गाड़ियों कहने का अर्थ है कि जिसमें लकड़ी की गाड़ी होती थी और उसको खींचने के काम में लिया जाता था। इसके अलावा जो नवपाषाण काल है, ये नवपाषाण काल एक क्रांति का काल था, क्योंकि इस काल में मानव का जीवन पूर्णतः बदल जाता है। तो इसे क्रांति का काल भी कहा जाता है। और इसे क्रांति का काल कहने वाले जो विद्वान थे उनका नाम था गॉर्डन चाइल्ड। गॉर्डन चाइल्ड ने इसे क्रांति का काल कहा है। और इसे जो क्रांति का काल गॉर्डन चाइल्ड ने कहा है तो ध्यान देंगे इसलिए क्योंकि जीवन में एक रेडिकल चेंज मिलता है, तो इसमें खेती की शुरुआत हो जाती है। अब कृषि की शुरुआत हो रही है तो सबसे पहले कौन सी फसल है, तो सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती की गई। जो प्रथम फसल है ये जौ था। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत में प्रथम जगह कौन है जहाँ खेती हुई थी। तो भारत में प्रथम अगर स्थल की बात करें जहाँ खेती हुई थी, भारत में प्रथम स्थल जहाँ खेती हुई थी तो वो पहला जगह था लहुरा देव। फिर दूसरा है मेहरगढ़ और तीसरा है कुल्डी हवा। कुल्डी हवा। लहुरा देव आपके पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ लहुरा देव आपके संत कबीर नगर यूपी में है। लहुरा देव आपके संत कबीर नगर यूपी में है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। जबकि कुल्डी हवा ये भी आपके यूपी प्रतापगढ़ जिले में आता है। इसके बाद आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि प्रथम फसल कौन सी कहाँ उगाई गई। प्रथम फसल, तो अगर बात करें जौ और गेहूं तो ये सबसे पहले मध्य एशिया में उगाई गई थी। मध्य एशिया में उगाई गई थी। फिर इसी तरीके से आपके चावल की बात करें तो चावल सबसे पहले आपके
दक्षिण एशिया में उगाई गई थी, भारत में, भारत चीन। अफ्रीका में बात करें तो अफ्रीका में सबसे पहले दलहन की फसल उगाई गई थी। दलहन फसल सर्वप्रथम अफ्रीका में उगाई गई थी। ठीक है। और जो मक्का ज्वार है ये सबसे पहले अमेरिका में उगाई गई थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपका जो प्राचीन भारत का इतिहास है इसमें पाषाण काल जो है ये आपने देख लिया है और उससे संबंधित सारे फैक्ट को भी देख लिया है। तो बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए, याद करिए, इसको रिवीजन कीजिए। अगली क्लास में हम लोग ताम्र पाषाण काल को देखेंगे और इससे आने वाले फैक्ट को देखेंगे। चलिए, तो इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।